हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 9th का चैप्टर मोशन। बेसिकली क्लास 9th के अंदर हमें 5 चैप्टर्स फिजिक्स के मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका होता है बच्चे मोशन, सेकेंड चैप्टर होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और थर्ड चैप्टर आपका आएगा ग्रेविटेशनल, एंड फोर्थ चैप्टर विल बी व्हाट फोर्थ चैप्टर विल बी व्हाट वर्क एंड एनर्जी, एंड फिफ्थ चैप्टर विल बी साउंड। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डील करेंगे बच्चे मोशन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन। और आप लोग को क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है बच्चे। बिना नोट्स के आपको कोई भी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। बेसिकली जब नोट्स बनाते हो आप, तो हर एक चीजें आपके दिमाग में स्टोर होती चली जाती हैं। और यहां पे आप हर एक लेक्चर का नोट्स प्रिपेयर करो, और हर एक लेक्चर्स के न्यूमेरिकल करना है। लेक्चर्स पढ़ने के बाद आपको गारंटी मेरी है कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चाहे वो ओलंपियाड के क्वेश्चन हो, चाहे आपके बोर्ड के क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन बनेंगे, कहीं भी डाउट नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे मोशन। तो मोशन आप लोग को पता है बच्चे कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। मोशन डेली लाइफ में आप लोग देख रहे हो कि मोशन कैसे हो रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चे, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस फिनोमेना को क्या बोल रहे हो तुम, मोशन बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से तुम लोग ज्यादा समझते हो तो एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मॉर्निंग टाइम में आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, तो आपका पोजीशन जो होता है बच्चे, वो घर होता है, आपकी फैमिली होती है। तो उस समय आपकी सराउंडिंग आपकी फैमिली है। कुछ टाइम बाद आप स्कूल पे पहुंचते हो तो आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाती है, आपका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। और इस पूरे फिनोमेना में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। इस पूरे प्रक्रिया में क्या तुम्हें लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो आपने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया, आपका सराउंडिंग चेंज हुआ, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में सारी चीजें हो रही हैं। तो इस फिर होल फिनोमेना को क्या बोलते हो कि आपकी बॉडी मोशन में है। बिना मोशन के तो तुम चले नहीं गए होगे स्कूल ना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं बच्चे। व्हाट इज मोशन, बेसिकली देख पा रहे हो बच्चे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। वही मैंने बोला कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस फिनोमेना को आप बोलते हो मोशन। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर यहां पे है बच्चे, ये अभी यहीं पे है, आधे घंटे बाद मैंने देखा यहीं पे है, तो ये फिनोमेना क्या बोली जाएगी, रेस्ट कंडीशन। बट ये मार्कर क्या करे, अभी यहां पे है, कुछ टाइम बाद ये मूव करे, तो इसकी देखो सराउंडिंग पहले कुछ और थी, अभी इसकी सराउंडिंग चेंज हो गई है, पोजीशन भी चेंज हुआ। तो ये कब हुआ, जब मार्कर मूव किया, जब इसने अपना पोजीशन चेंज किया, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस फिनोमिना को बोला गया मोशन, ठीक है। देखो जरा यहां पे, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रिफरेंस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, रिफरेंस पॉइंट। ओके, क्या होता है रिफरेंस पॉइंट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके लिए हमें एक रिफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। जैसे मान लो कि यहां पे एक, देख पा रहे होगे आप, यहां पे एक क्या है, यहां पे एक बालक खड़ा हुआ है बेटा। क्या है, एक बालक यहां पे देखो खड़ा है, और ये क्या कर रहा है, इस बस को जाते हुए देख रहा है। तो ये क्या है, ये ऑब्जर्वर है, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है कि ये बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। बात समझ में आ रही है। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालिसिस करने के लिए एक हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है।
बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो तुम्हार कि ये ऑब्जर्वर, ध्यान समझना, ये ऑब्जर्वर यहां अभी रेस्ट कंडीशन में है, मतलब v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो यहां पे क्लियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट किसमें है बच्चे? रेस्ट कंडीशन में है। और यहां पे जो एक बालक बैठा हुआ है देख रहे हो, वो बस के साथ मूव कर रहा है, कर रहा है। तो अगर ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको, तो ये बालक क्या करेगा? इसको मोशन में दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा? बट अगर ये बालक इसी बस में जाके बैठ जाए, ये बालक इसी बस में जाके बैठ जाए बच्चे, तो ये इसको फिर ये किस में दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा। मतलब जैसे ही अपना इसने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, तो इस बस के अंदर बैठा हुआ बालक भी किस में दिखाई देने लगा? रेस्ट में दिखाई देने लगा। तो यहां से हम लोग ये टर्म समझेंगे बच्चे कि जो हमारा मोशन है वो डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस पॉइंट पे कि हम कहां से किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। हम जैसे ही अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करेंगे, वैसे ही हमारा मोशन या तो रेस्ट में हो जाएगा या तो मोशन में हो जाएगा। एक्चुअली में जब आप 11th क्लास में जाओगे बच्चे, तो एक टर्म पढ़ोगे रिलेटिव मोशन, जो तुम्हें मैं अभी बता दूंगा कि क्या है रिलेटिव मोशन। एक्चुअली में देखो जरा क्या है रिलेटिव मोशन, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मोशन इज रिलेटिव, हम बात कर रहे हैं किसका? मोशन इज रिलेटिव। मोशन रिलेटिव है। हो सकता है हम तुम्हें देख रहे हो, तुम रेस्ट में दिखो। अब यहां पे देखो बच्चा क्या है? अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर। देखा, यही मैं बता रहा था। अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। मैंने बोला था अभी आपसे कि आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करेगा बच्चा कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पे खड़ा हुआ, ये जो बालक है बच्चे, ये जो यहां पे खड़ा है, इस बालक को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये बालक तो रेस्ट में है और ये किस में है? मोशन में है। तो ये इसको मोशन में दिखाई दे रहा होगा। बट अगर ये बालक इसी ट्रेन पे जाके उसी की वेलोसिटी से ए भी भागने लगे, दोनों की वेलोसिटी सेम हो, और उसी ट्रेन पे ये भी भागे और फिर उसको देखे, तब क्या होगा? तब वो दोनों आपस में क्या दिखेंगे? कि हम लोग रेस्ट कंडीशन में हैं। या फिर तुम ऐसे समझो कि मैं यहां भाग रहा हूं 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तुम भी मेरे बगल में भाग रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो तुम सोचो, अगर हम लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? कि हम लोग रेस्ट में हैं। बट मैं क्या करूं? मैं 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भागूं और तुम रेस्ट में रह के मुझे ऑब्जर्व करो, तो क्या होगा? मैं मोशन में दिखाई दूंगा तुमको। तो हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा मोशन हो रहा है या फिर बॉडी रेस्ट में है। तो मोशन इज ऑल अबाउट अ रिलेटिव टर्म। मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। अगर मान लो इसमें आप बैठे हो बच्चे, इसमें तुम मान लो बैठे हो, यहां पे बैठे हो, और ये ट्रेन क्या कर रही है? मूव कर रही है, और ये रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है। और ये ट्रेन मूविंग है। तो ये जब तुम्हें देख रहा होगा तो तुम किस में दिखाई दे रहे होगे? मोशन में, ठीक है। बट अगर तुम जाके इसी ट्रेन में तुम भी बैठ जाओ, अब तुम ऑब्जर्व करो इस बालक को, बालक ए और ये बालक बी। बालक बी
अब ऑब्जर्व कर रहा है बालक ए को। अब सोचो कि सेम बस में तुम लोग सेम ट्रेन में बैठे हो, अब तुम किस में दिखाई दोगे इसको? रेस्ट में। मतलब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ और वही बालक तुम्हें किस में दिखाई देने लगा? रेस्ट कंडीशन में दिखाई देने लगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मोशन इज अ रिलेटिव टर्म्स। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालिसिस करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि हम कहां से उसको एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट देखो, अगर रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात करें तो रेफरेंस पॉइंट अगर समझना चाहो तो स्टोरी के थ्रू तुमको मैं समझाता हूं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल तुम मार्केट गए, पापा ने तुमको कुछ पैसे दिए, तुम मार्केट चले गए पैसे लेके और खूब शॉपिंग किए। तब से मम्मी ने तुम्हें कॉल किया, पूछा बेटा तुम कहां हो? तुमने बताया कि मम्मी मैं रोड पे आ रहा हूं। मम्मी को नींबू मंगाना था। क्या मंगाना था? मम्मी लोग को तो वैसे भी नींबू मंगाना होता, तुम लोग को तो पता ही है, ठीक है? मम्मी को नींबू मंगाना था। अब मम्मी को कैसे पता चलेगा कि अब तुम तो बोल दिए कि रोड पे हो यार, रोड तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, अब कौन से रोड पे हो? तुमने बोल दिया कि जो वी बाजार है उस वाली रोड पे मैं हूं, तो तुमने मम्मी को क्या बोल दिया? एक मम्मी को रेफरेंस पॉइंट दे दिया। मम्मी, आज के टाइम पे मम्मी लोग भी फिजिक्स जानती हैं, ठीक है? समझ रहे हो बात को? तो वो समझ गई कि वी बाजार वाली रोड पे, तुमने उन्हें बता दिया कि वी बाजार वाली रोड पे हूं, तो वो समझ गई कि वी बाजार वाली रोड के बगल में ही मंडी है। तो कहेंगे कि मंडी से नींबू लेते हुए चले आना। लेकिन तुम डायरेक्टली रोड बताते तो वो रोड पे कहां समझती, कहां पे? तुमने उन्हें एक रेफरेंस पॉइंट बता दिया कि मैं वी बाजार वाले रोड पे हूं, तो वो समझ गई, अंदाजा लगा ली कि वी बाजार वाली रोड से हम मंडी कहां पे है, तो तुमको नींबू लेके आना पड़ेगा। तुम बता दिए होते कहीं और, तो मम्मी रेफरेंस पॉइंट समझती कुछ और। बात समझ में आ रही है? तो वो होता है रेफरेंस पॉइंट, कि हम किसी चीज को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट्स कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगी चीजें, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन? अब इतना सीरियस पढ़ाने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ठीक है? तो कुछ टर्म्स यहां पे देखो लिखा हुआ है बेटा, कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो बोल दोगे मोशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या बोल दोगे? कि बॉडी रेस्ट में है। बात समझ में आ रही है? देखो जरा, पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, तो उसको बोलोगे बच्चे, क्या बोलोगे? कि रेस्ट में है बॉडी। जैसे यहां पे देखो, ये हाउस है, अपने टाइम के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन चेंज करने वाला है नहीं, तो इसको क्या बोलोगे? कि बॉडी किस में है बेटा? रेस्ट में है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही हो तो बढ़िया है। रेस्ट, आप भी अपने दिमाग को रेस्ट दो और आराम से पढ़ो, चिल मार के पढ़ो यार, हर एक चीज समझ में आएगी। टेंशन मत लो, जब तक मैं यहां पे खड़ा हूं कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी तुम्हें जो नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, अगर हम लोग बात करें बच्चे मोशन की बात करें, किसकी बात करें? मोशन की बात करें, तो अगर बॉडी क्या कर रही है, कोई भी बॉडी है बेटा, वो क्या कर रही है? पोजीशन चेंज कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो पोजीशन अपना चेंज कर रही है तो उस फिनोमिना को क्या बोलोगे? मोशन। अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, कुछ टाइम बाद मैं यहां पे चला गया, तो मैंने अपना क्या किया? पोजीशन चेंज कर दिया, और इस पोजीशन चेंज करने में कुछ हमें क्या लगा? टाइम लगा। तो इस फिनोमिना को क्या बोल रहे हो? मोशन बोल रहे हो। और आपकी सराउंडिंग भी चेंज हो जाती है जब आप मूव करते हो तो। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल बार बार मैं दे रहा हूं, घर पे रहते हो तो आपकी सराउंडिंग आपकी फैमिलीज होती है, वही आप स्कूल पहुंचते हो तो आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाती है और आपके क्लासमेट्स हो जाते हैं, आपकी स्कूल सराउंडिंग हो जाती है। तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या लग रहा है? हमें समय लगता है इस पोजीशन को चेंज करने में। तो इस पूरे होल फिनोमिना को हम लोग बोल रहे हैं मोशन। बात क्लियर हो रही है? चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटे। बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे फिजिक्स के अंदर तुम्हारे अभी लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। अब फिजिक्स के अंदर हमारे कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए।
और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो टर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है, कौन कौन सा? एक बट्टा बोला मैंने, कौन सा? एक बोल दिया स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड बोल दिया हमने क्या? वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? अब देखो ये सब चीजें छोटे छोटे टर्म्स ना तुम्हें 11th में हेल्प करेंगे, क्योंकि 9th का पूरा सिलेबस ही डायरेक्ट 11th से रिलेट करता है। तो ये चीजें तुम्हारे पोर्शन स्ट्रांग रहेंगे तो 11th में पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है बेटा? देखो जरा, स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीट्यूड। और यहां पे डायरेक्शन हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी ले लें और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा एक वैल्यू। क्या चाहिए? एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसके पास एक वैल्यू है और यहां पे डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो हम वैल्यू से ही काम चला लेंगे। बट यहां पे वेक्टर क्वांटिटी के अंदर देखो, हमें दो चीज चाहिए। क्या? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरी क्या चाहिए बेटा? डायरेक्शन चाहिए। मतलब वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ एक डायरेक्शन जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं बेटे। जैसे मान लो डिस्टेंस। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? जो पाथ कवर कर रहे हो आप पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो पाथ लेंथ ही क्या होती है? डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस हमने बोला कि मैं 5 किलोमीटर ट्रेवल करके आ रहा हूं, ठीक है, मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करके आ रहा हूं, तो उसमें डायरेक्शन का होना जरूरी है क्या? मास। अगर हम लोग मास की बात करें बेटा, किसकी बात करें? मास की बात करें तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम मार्केट गए और मार्केट जाके हमने बोला कि 2 किलो आलू दे दो यार, तो 2 किलो आलू खरीदे हो, 2 केजी आलू जो खरीदे हो तुम, उसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है क्या? मास तो डिफाइन हो गया ना भाई, मुझे इतना किलो आलू दे दो। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसके वैल्यू से ही हमें क्या होगा? उस क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे? पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, मास हो गया। जैसे स्पीड हो गई बेटा। देखो ऐसे बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी है, बस मैं वो टर्म लिख रहा हूं जो तुम्हारे अभी 9th में यूज हो रही है सारी चीजें। ठीक है, बहुत सारी चीज। अब यहां पे बात कर ले हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो? डायरेक्शन भी हो। बिना डायरेक्शन की वो क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स। अगर तुमको मैं बोल दूं बेटा कि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो आप मेरे से पूछोगे, क्या पूछोगे? पूछोगे कि सर 5 न्यूटन का फोर्स कहां लगाएं। तो आप मेरे से एक डायरेक्शन मांगोगे, तो बिना डायरेक्शन के उस फोर्स को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो ऑन द बोर्ड, तो आप ऑन द बोर्ड यूज करेगा। ऑन द बोर्ड मैं डायरेक्शन दे रहा हूं तुम्हें। 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो ईस्ट में, 5 न्यूटन का फोर्स वेस्ट, 5 न्यूटन फोर्स नॉर्थ साउथ। आपको पर्टिकुलर में डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। आपको अगर दरवाजा खोलना है, अगर मान लो आपको दरवाजा एक खोलना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास एक दरवाजा, यहां पे एक हैंडल लगा हुआ है, इसमें फोर्स लगाना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी ये दरवाजा क्या होगा बेटा? ओपन होगा। रैंडम कहीं भी फोर्स लगा दोगे तो ये दरवाजा ओपन नहीं होने वाला है। तो फोर्स को लगाने के लिए एक डायरेक्शन भी चाहिए, तभी आप उसका यूज कर पाओगे, नहीं तो उसका यूज नहीं कर पाओगे। तो फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो बिना डायरेक्शन के डिफाइन ही नहीं है। फोर्स लगाना है तो आपको डायरेक्शन चाहिए। वैसे डिस्प्लेसमेंट, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक डायरेक्शन दे रहा हूं मैं इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो व्हाट? यहां पे बेटा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हैं। ऐसे यहां पे बात कर ले हम लोग तो वेलोसिटी, वेलोसिटी
इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही हम लोग बात कर लें बेटा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जिनको हमें डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी, हमारे साथ बोलो साथ में, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की? 2 टाइप की पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन कौन सी? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए बताओ? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई हो, हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं मोशन के बेटा। देखो जरा, यहां पे पैरामीटर्स ऑफ मोशन, कुछ बात कर लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन में। जैसे डिस्टेंस की बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तुम्हें भी पता है डिस्टेंस क्या होती है, डेली लाइफ में तुम्हारे डिस्टेंस की बात चली रही है। तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है, बोल रहे हो कि हम 5 किलोमीटर दौड़ के आ रहे हैं, 5 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, ठीक है, घूम के आ रहे हैं, मस्ती करके आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस है क्या? जो तुम पाथ कवर कर रहे हो उसकी पाथ लेंथ ही क्या है? डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली देखो जरा, अगर हम लोग बात करें बेटा डिस्टेंस की बात, जैसे मान लो हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट मान लो बी है, 2 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पे तुम्हारा घर है, क्या है? घर है। हमारी देखिए ड्राइंग अच्छी नहीं है बेटा। और यहां पे मान लो ये मार्केट है, ये मार्केट है, वी बाजार है, समझो, ठीक है ना। अब तुम क्या किए? पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किए, ऐसे करके चले गए वी बाजार, एक रोड चली गई ऐसे। पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए, एक रोड ऐसे चली गई। पॉइंट ए से स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे घूमते हुए वी बाजार चले गए। एक रास्ता ऐसा है कि जो डायरेक्ट पहुंच रहे हो, कहां पे? पॉइंट बी पे, वी बाजार पे। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 एंड पाथ 4, 4 पाथ हैं हमारे पास। बात समझ में आ रही? कितने पाथ हैं? 4 पाथ हैं, 4 पाथ हैं। कहां पहुंचने के? वी बाजार। तो आप बताओगे कि कौन सी इसमें डिस्टेंस है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? देखो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। डिस्टेंस चेंज हो सकती है लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ चेंज नहीं हो सकता। बताओ, ए से बी जाना है तो इससे शॉर्टेस्ट पाथ कोई तुम्हारे पास हो सकता है क्या? इससे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता कोई। सबसे छोटा वाला रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। बाकी और जो रास्ते हैं सारे डिस्टेंस हैं। हो सकता है कोई डिस्टेंस कम हो, कोई डिस्टेंस ज्यादा हो, लेकिन बाकी सारी क्या हैं? डिस्टेंस हैं। जैसे पाथ 1 की बात करें, पाथ 2 की बात करें, पाथ 4 की बात करें, तो सब डिस्टेंस है। किसी का पाथ लेंथ ज्यादा है, किसी का पाथ लेंथ क्या है? कम है, लेकिन है क्या? डिस्टेंस ही है। तो जो अब डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? जिस रास्ते से तुम गए हो उसकी पाथ को, लेंथ को मेजर कर लो, डिस्टेंस मिल गई। और अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो इनिशियल पॉइंट और बेटा फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो और डायरेक्ट जो इसकी लेंथ है मेजर कर लो, वो तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और पाथ लेंथ जो बेटा जो तुम चल रहे हो इसको तुम मेजर कर लो, ये क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? देखो जरा, यहां पे देखो मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ, व्हाट? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अभी बताया था, एक्चुअल जो लेंथ होती है, जो पाथ तुम ट्रेवल कर रहे हो उस लेंथ को तुम नाप लो, वही तुम्हारी क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इसमें तुम्हारे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखना टर्म्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है।
डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती। कभी तुम बोल सकते हो कि मैं -5 किलोमीटर चल के आया हूं, कभी नहीं होगा। अगर तुमने अपने पोजीशन से शिफ्ट हुए और फिर अपनी वापस पोजीशन पे आ गए बेटा, अगर तुम अपनी पोजीशन से शिफ्ट हुए, मान लो तुम यहां से यहां गए, ठीक है, यहां से यहां पे गए और फिर यहां पे वापस आ गए, तो ये तो टोटल पाथ नापी जाएगी कि यहां से गए यहां से आए। ये मान लो तुमने 3 किलोमीटर चला और ये मान लो तुम 5 किलोमीटर चले, यहां से लौट के आए। ये 5 किलोमीटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। ये 2 किलोमीटर, तो 3 और 2, मान लो तुम इस यहां पे देखो यार, यहां ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, तुम यहां से यहां पे गए, ठीक है, फिर ए से बी पे गए, बी से तुम फिर ए पे आ गए, तो ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो तुम टोटल डिस्टेंस कितना चल दिए, 4 किलोमीटर। तो मतलब तुम जितना भी चलोगे, चाहे तुम अपने पोजीशन पे लौट के वापस ही क्यों ना आ जाओ, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कभी आप नहीं बोल सकते हो कि सर मैं -10 किलोमीटर चल के आया हूं। कहां से चल के आए भाई, हाँ, -10 किलोमीटर कभी हो ही नहीं सकता है। बात समझ में? तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे तुम भी पॉजिटिव रहा करो यार, लाइफ में पॉजिटिव देखो होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पॉजिटिव रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे डिस्टेंस देखो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है, या फिर कभी कभी बराबर हो जाती है जब हम लोग स्ट्रेट चलते हैं। देखो पॉजिटिव होने का कुछ तो फायदा है, ज्यादा होती है, कभी कभी बराबर हो जाती है। तो पॉजिटिव जितना रहोगे तुम लाइफ में उतना अच्छा करोगे, ठीक है। वैसे अच्छा तुम लोग कर ही रहे हो, मस्ती कर ही रहे हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाई द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। मतलब डिस्टेंस डिपेंड करती है पाथ पे, जिस जिस पाथ से तुम जाओगे घूम के, सारे पाथ को मुझे मेजर करना पड़ेगा तब डिस्टेंस आएगी। तो डिस्टेंस जो होती है बेटा वो पाथ डिपेंडेंट होती है, और डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है। वो इनिशियल टू फाइनल जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही वाला है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टर्म की बात कर लें। डिस्टेंस देखो स्केलर क्वांटिटी है, मैंने बताया था ना कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इसको सिर्फ वैल्यू से मतलब है भाई, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। बात कर लो डिस्प्लेसमेंट की, बात कर लेते हैं। चलो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, लेकिन कौन से डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बात समझ में? सबसे शॉर्टेस्ट है, जो तुम लोग बोलते हो ना शॉर्टकट, वही है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन बोला था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनिशियल टू फाइनल। बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट में। बात समझ में आ रही है? चलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में बी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट भाई पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। समझो जरा बात को। यहां पॉइंट बेटा ए है, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी, ए से बी चले 2 किलोमीटर। मान लो तुम इसी पाथ से गए, हमने कहा कि तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, तुम अपने स्कूल से बेटा पहुंच गए कहां, भी बाजार पहुंच गए घूमने के लिए, ठीक है। तुमने यही वाला पाथ गए, अगर इसी पाथ से गए तो हमने पूछा कि डिस्टेंस कितना तुमने कवर किया, तो तुम बोलोगे सर डिस्टेंस 2 किलोमीटर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हमने बोला था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक टाइम पे बराबर होती है। कब? जब हमारा पाथ क्या हो, स्ट्रेट हो। जब हमारा पाथ स्ट्रेट होगा तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, दोनों सेम होते हैं। तो देखो मैंने एक ही रास्ता कवर किया जो स्ट्रेट था, तो हमने डिस्टेंस कितना बोला, 2 किलोमीटर। अगर तुमसे बच्चा कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, तो तुम क्या बोलोगे? तब भी बोलोगे सर 2 किलोमीटर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे यार? 2 किलोमीटर बोलोगे। यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 2 किलोमीटर है।
डिस्टेंस भी क्या है 2 किलोमीटर है। और कैसा है ये पॉजिटिव है। अच्छा मान लो बेटा तुम यहां पॉइंट ए पे थे, तुम ए पॉइंट पे थे, ये तुम्हारा डायग्राम है। पॉइंट बी पे तुम लोग भी तो ऐसे क्यूट क्यूट से बच्चे हो ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए 2 किलोमीटर। कितना बेटा 2 किलोमीटर। फिर वापस लौट के कहां चले गए पॉइंट ए पे 2 किलोमीटर। तभी बताया था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो तुम इनिशियल पॉइंट से चले थे, फिर लौट के कहां आ गए, फिर इनिशियल तुम्हारा फाइनल पॉइंट भी कहां आ गया इनिशियल पॉइंट पे। फाइनल पॉइंट कहां है इनिशियल पॉइंट पे। तो जहां से चले थे वहीं पे चले आए, तो तुम डिस्प्लेस कितना हुए 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जहां से आप चल रहे हो वहीं पे लौट के चले आए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ। फॉर एग्जांपल तुम घर पे थे, घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर पे आ गए। अब तुमसे मम्मी ने पूछा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना, तुम बोल दोगे मम्मी 0। डिस्टेंस 0 नहीं हुई। अगर 4 किलोमीटर तुम्हारा घर होगा तो 4 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर आए, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 8 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन of the particle does not depend upon the path followed by it। क्या बात है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। सही बात है भाई। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है बेटा किस पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना, वही है। तो पाथ पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है भाई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कौन डिस्प्लेसमेंट। तुम इधर से भी दौड़ के तुम जाओ यहां पे, तुमसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हमेशा मैं यही रिपोर्ट करूंगा, तुम्हारे पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस हो जाएगी। अभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे, तुम्हें उसमें लगेगा अभी मजा आएगा, चिंता मत करो, हर चीज पे न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा। और ध्यान से समझोगे तो न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा, कहोगे सर और न्यूमेरिकल कराइए। आप किसी पाथ से जाओ इनिशियल टू फाइनल, हमें उससे नहीं मतलब है, हम डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट करेंगे इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ वाला ही रिपोर्ट करेंगे। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कहां डिपेंड करता है इनिशियल टू फाइनल। सॉरी, यहां पे देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिफाइन करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल ही हम हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं बेटा। चलो आ गया एक न्यूमेरिकल, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व करोगे। अगर इतनी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी तो ये न्यूमेरिकल तुम विद इन 130 सेकेंड बना दोगे, विद इन 30 सेकेंड। चलो बताओ जल्दी से, विद इन 30 सेकेंड। देखो जरा जल्दी से देखो। हाँ, कंसीडर the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from point O। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में तुम्हें बना देता हूं मैं यहां पे क्यूट से बच्चे। तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो रहा है बच्चे कहां से, पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। बोला था रेफरेंस पॉइंट ट्रीट करते हैं हम लोग, जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट। तो ओ को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया बेटा, क्या रेफरेंस पॉइंट ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। रेफरेंस पॉइंट लेट
ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। ए यहां पे है, ये यहां पे है बेटा, दिख नहीं रहा होगा, बी एंड सी, ये तीन हमारे क्या है, पोजीशंस है जो रिप्रेजेंट किए गए हैं किस, ठीक है। यहां पे कुछ तुमको डाटा हो सकता है दिख ना रहा हो, तो यहां बेटा 5 है, यहां 10 है, यहां 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये डाटाज हैं। बात समझ में आ रही है। इनिशियली बोला गया बेटा, इनिशियली द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू पॉइंट सी, मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां जाता है, पॉइंट सी पे पहुंचता है, एंड पॉइंट बी, पॉइंट सी पे, फिर पॉइंट बी पे, एंड देन रीचेज एट अ पॉइंट ए, फाइनली कहां पहुंच जाता है, पॉइंट ए पे रीच करता है, देन मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज द पॉइंट सी। यहां से क्या करता है, वो फिर बैक होता है और कहां पहुंचता है, फिर पॉइंट सी पे बेटा वो आ गया, ठीक है, पॉइंट सी थ्रू बी, बी से होते हुए कहां पे आ गया, सी पे आ गया। व्हाट आर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस जर्नी। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं है यार, बताओ। अगर हमें डिस्टेंस की बात करें बेटा, किसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, पाथ लेंथ नाप लेते हैं, तो ओ से गया था, कहां पहुंचा, फाइनली ए पर गया, फिर ए से लौट के कहां पे आया, सी पे, तो ओ से लेके ए तक की जर्नी, ओ टू ए प्लस व्हाट, ए टू सी, सी की जर्नी, ए टू सी की जर्नी, तो ओ से लेके ए तक कितना डाटा किलोमीटर चला बताओ, कितना किलोमीटर चला है, कितना 60 किलोमीटर, और ए से सी तक रिटर्न हुआ तो कितना रिटर्न हुआ, काउंट कर लो भाई, 60 में से 25 माइनस कर दो, कितना आएगा, 60 में से 25 माइनस कर लो, 35 आएगा ना। थोड़ी सी मैथ भाई रखनी पड़ेगी फिजिक्स के लिए, थोड़ी सी मैथ रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैथ, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इसने। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें बच्चे हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें सिर्फ इनिशियल पोजीशन उसकी और फाइनल पोजीशन देखना है। इनिशियल पोजीशन तो यही से स्टार्ट किया जर्नी भाई, रेफरेंस पॉइंट से, तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, और फाइनल पोजीशन कहां पहुंचा है, फाइनल पोजीशन उसका सी पे है, तो फाइनल पोजीशन उसकी कहां है, सी पे है, फाइनल पोजीशन कहां है, सी पे है। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है बेटा, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बता दो कितना है भाई, यहां से 25 तक है, इनिशियल टू फाइनल। बात समझ में आ रही है, तो कितना यहां का डिस्टेंस बचा, 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। बताओ कोई दिक्कत है, देखो अगर हम जितना पढ़ा रहा हूं बेटा ध्यान से पढ़ लो, नोट्स बना लो, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करेंगे आप लोग। अभी मैंने सारा कुछ इसमें डिस्कस किया है, हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। अच्छा इसको थोड़ा सा बना लेना बेटा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली ट्रू, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है, देखो ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो यूनिवर्सली ट्रू है, बताओ, जो हमेशा सही हो सकता है। देखो बताए, देख तो चलो ऑप्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ यार, हाँ ना बताओ, हाँ ना में बताओ, हो सकता है भाई। जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ, मान लो हम इस यहां ए से बी, हम ए से बी डायरेक्ट ही जा रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा जितना
डिस्टेंस होगा। जब जब स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे, जब तक टर्न नहीं लोगे बेटा, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सही है। सेकंड की बात करो, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या कभी बड़ी हो सकती है डिस्टेंस से? और भैया डिस्टेंस तो ये हो गया, तो डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कभी बड़ा नहीं हो सकता। चलो, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, यहां डिस्प्लेसमेंट देखो छोटा है, डिस्टेंस क्या है, बड़ी है, तो ये भी पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये तो देखो इंडिविजुअली सही है, ये भी इंडिविजुअली सही है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होना चाहिए? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये होना चाहिए बेटा, ये मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? देखो जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट याद रखो, रट्टाफिकेशन नहीं करना है यहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, देखो जरा, सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए बताइए। अ बॉडी इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस and displacement of the body when it completes half of a revolution? बोला गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल को हाफ कवर करता है। देखो यार कितना प्यारा सा है क्वेश्चन। पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट होती है बेटा, पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट हुई तुम्हारी, और बोला है इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो जरा, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। बोला गया है कि ये हाफ, जो भी यहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, वो ऑब्जेक्ट कितना चल दिया, हाफ इस सर्कल का कवर कर दिया। पॉइंट बी समझ लो है यहां पे, और यहां पे तुम मुस्कुराते हुए यहां पे पहुंच गए हो बेटा, मुस्कुराते हुए, ठीक है। तो तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो फिर फटाफट कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होता है, जो तुम पाथ कवर किया, टोटल पाथ लेंथ, तो ये पाथ लेंथ तुमने कवर किया बेटा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ। देखो अभी सर्कल का क्या, इस सर्कल अगर पूरा कवर करते तुम तो सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस कवर कर देते। अभी हाफ हो तो 2 पाई, जो इसकी रेडियस है बेटा r बोल देता हूं, और हाफ कवर किए हो तो इस सर्कमफेरेंस का हाफ कर देता हूं, ठीक है। तो 2 से कट गया, तो यहां पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है बेटा 7 से कैंसिल, तो यहां पे 22 वॉट सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया बेटा डिस्टेंस, 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो 7 + 7, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर। तब ये दोनों ऑप्शन चेक कर लो, 22 और व्हाट 14 कहां पे है, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, सो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, देखो जरा। A farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds?
2 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा 40 सेकेंड दिया, 2 मिनट 20 सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में। तो 2 मिनट में बेटा 60 प्लस 60 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। अच्छा स्क्वायर फील्ड है और इस स्क्वायर फील्ड की बेटा साइड दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया है 10 मीटर दिया है। कितना दिया बेटा 10 मीटर दिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सारी साइड कितनी होंगी 10 मीटर की होंगी। अच्छा अब देखो जरा ये फॉर्मर क्या कर रहा है कि 40 सेकेंड में बच्चा वो क्या कर रहा है, बाउंड्री का क्या कर रहा है, एक पूरा चक्कर लगा दे रहा है 40 सेकेंड में। 40 सेकेंड में उस बाउंड्री का क्या कर रहा है, एक चक्कर पूरा लगा दे रहा है। और टोटल टाइम कितने टाइम में पूछा है, बोला कि 140 सेकेंड में वो बाउंड्री का कितना, पहले चक्कर निकाल लें उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कि पहले बाउंड्री में पहुंचा कहां 140 सेकेंड में। ठीक है, देखो 40 सेकेंड लिया वन चक्कर कंप्लीट करने के लिए। तो देखो 140 सेकेंड में तुम एक चक्कर के सेकेंड का डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बताओ, 3.5 आ जाएगा क्या, 3.5 राउंड यही आएगा क्या, 3.5 राउंड। मतलब वो 140 सेकेंड में 3.5 राउंड कवर कर लेगा, 3.5 राउंड कवर कर लेगा। मतलब यहां से अगर उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है तो यहां से चलना स्टार्ट किया 40 सेकेंड, नेक्स्ट 40 हो गया 80 सेकेंड, नेक्स्ट 40 कितना हो गया 120 सेकेंड, 3 राउंड। अब बचा कितना 0.5 राउंड, मतलब हाफ राउंड और, तो हाफ राउंड और जाएगा तो 20 सेकेंड, तो कितना हो गया 140 सेकेंड। समझो कि वन राउंड इक्वल टू व्हाट 40 सेकेंड लिया। फिर नेक्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड 40, थर्ड राउंड 40, 120, 3 राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 20 सेकेंड और बचा, तो 20 सेकेंड में कितना चलेगा भाई, हाफ ही राउंड तो चलेगा, यहां पर आएगा। और 20 सेकेंड में 140 कंप्लीट हो जाएगा। 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड इक्वल्स टू 40 सेकेंड, यहां पे पहुंच गया। तुमसे पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। अब तुम ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। पता है ना क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है, याद कर लो। तो ये हाइपोटेनस ही तो है, तो ये हाइपोटेनस ही तो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, हाइपोटेनस ही तो डिस्प्लेसमेंट है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर यहां हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बताओ 10 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 200 वॉट मीटर। तो यहां से डी स्क्वायर हो गया है 200, तो डी कितना हो जाएगा रूट ऑफ 200 मीटर। तो इसका रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 100 इंटू 2 करोगे 200 और 100 का रूट कितना आ जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर। होगा कि नहीं होगा यार, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा कितना 10 रूट 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बट इतना तुम्हें तैयार करके रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म पे बात करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सारे न्यूमेरिकल किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। बहुत ज्यादा 3 या 4 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, उसके बाद भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, लेकिन उसके साथ तुम्हें मेहनत करनी है। एक भी न्यूमेरिकल तुम्हारे बुक का नहीं बचेगा, हर एक न्यूमेरिकल होगा, चाहे मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, तो कोई भी कंपटीशन देने जाओगे सब तुम्हें यहां से आएंगे, कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं, और सारे कॉन्सेप्ट में इजी वे में तुम्हें समझाऊंगा। चलो फिर आज इतने
करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।